हेलो दोस्तों, अभी आपके सामने जो ये क्वेश्चंस है ये एसएससी सीजीएल 2024 की प्री एग्ज़ाम्स के हैं और 9 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशन मैं इससे पिछले वाले वीडियो में आपको करा चुका हूं, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आप चैनल के साथ बने रहेंगे और जो भी नए वीडियो आते हैं, नई अपडेट आती है, उससे आपको जानकारी मिल पाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जो भी एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट है वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कि क्वेश्चन नंबर 13 है ये कि रमेश के पास 18,000 रुपये है। उसने 7,000 रुपये एक बैंक में 5% वार्षिक दर पर और 6% दूसरे बैंक में 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में 1160 रुपये का लाभ होता है तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, उसके पास है टोटल 18,000 रुपये। अब 7,000 रुपये पर अगर 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा है तो 7% का 5% कितना होगा? 350 रुपये। और 6,000 का 6% वार्षिक ब्याज क्या होगा? 360 रुपये। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 710। उसे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है साल के अंत में? 1160। मतलब 710 अपने को मिल चुके हैं, तो कितना शेष रहा? 450। और 18,000 में से उसने कितनी पूंजी निवेश की है? एक बार 7,000 और एक बार 6,000, 13,000। मतलब उसके पास अभी भी 5,000 रुपये का मूलधन शेष है। और 5,000 रुपये पर उसे 450 रुपये अगर ब्याज प्राप्त हो रहा है तो 5,000 का 450 कितना होता है? 9%। तो 9% ही हमारा ब्याज दर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 4 और 6 है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन हमेशा होता है तीनों भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन। तो आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 और 32 इंटू 6 192, 192 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि इस निम्नलिखित तालिका में एक दुकान द्वारा दिए गए वर्षों में विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री दर्शाई गई है। अब 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 1999 में 1999 में हेलमेट सी की बिक्री कितनी है? 54। और 2002 में हेलमेट सी की बिक्री है 68। इन दोनों का डिफरेंस है 14। और 14 अगर ये 2002 में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है तो ये कितने पे कर पा रहा है? सेल कर पा रहा है। तो 1999 में थी 54 और उससे 14 ज़्यादा हो पा रही है 2002 में। तो इसका प्रतिशत आप लोग निकाल सकते हैं। और इसका प्रतिशत जब आप निकालोगे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 27 बार और ये 2 से डिवाइड करोगे, 200 काटोगे तो ये 7 बार और ये 27 बार। तो इस प्रकार 7 इंटू 100, 700/27 हमारा आंसर होगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास में 25.93 आएगा। और इसे सोल्व करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर 700/27 आ रहा है तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। और 700 और 729 में कितना डिफरेंस है? 29। 29 27 से बड़ा होता है। मतलब अपन अगर 27 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 729 आ रहा है। और 29 कम है, मतलब 27 को अगर अपन 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा? 702। और 702 से बिल्कुल दो यूनिट ही कम है। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो 26 से बिल्कुल माइनर सा कम होगा। और 26 से कम जो भी आंसर है वो है हमारे पास ओनली एक ही आंसर है, 25.93, 25.93%। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16
कि कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। इस केस में क्या होता है, अब कंपनी सी द्वारा रेफ्रिजरेटर उत्पादित हुए हैं और टोटल उत्पादन कितना हो रहा है 140, 190 एंड 150, और इन सबको जब अपन ऐड करेंगे तो ये होता है 480, और ये कंपनी सी डिवाइड प्रोड्यूस कर पा रही है 150, तो 150 प्रोड्यूस कर पा रही है, तो ये 480 का 150 कितना परसेंट होता है, इसी तरीके से सोल्व होता है। तो आप इसे जब सोल्व करोगे आगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और जब आप आगे और 3 से डिवाइड करोगे इसे तो ऊपर तो रह जाएगा 500, 5 बार कटेगा तो 3, 5 इंटू 100 500, और 3 से डिवाइड किया है आपने तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर आप 16 का डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, भाग दोगे तो 16 × 48 3, फिर यहाँ पर रह जाएगा 20 शेष, और 16 एकम 16 और 4 शेष रह जाएगा 4, और इसे जब आगे सोल्व करोगे तो 31.25 आपका आंसर आ जाएगा। 40 में आप भाग दोगे 2 बार तो पॉइंट लग जाएगा और 2 आ जाएगा, फिर 8 शेष रहेगा, 0 लगाओगे और 16 पंजे 80 5 बार जाएगा तो 31.25 आपका आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का परिमाप कितना है। इसमें क्या होता है कि 2πr + 2r किसी भी त्रिज्यखंड का परिमाप होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 इंटू और पाई का मान दिया हुआ है कि 3.14 ही हमें लेना है, r का मान है 10 और 20 हमारा 2 इंटू 10 20 हमारा 2r की वैल्यू हो जाएगी। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 2 × 3.14 6.28 इंटू 10 62.8, लेकिन यहाँ पर है कि ये 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का परिमाप है। तो यहाँ पर θ/360 भी आता है, और थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 30/360 का मान हो जाएगा 1/12, और 1/12 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में मान आएगा 5 पॉइंट, फिर यहाँ 12 पंजे 60 तो 5 बार जाएगा, फिर आपके पास में रहेगा 2 और 8 में जब आप डिवाइड करोगे तो 2 बार, और 2 बार जाने के बाद भी शेष रहेगा हमारे पास में 4, तो फिर आप आगे जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3, फिर यह 3 करके आता रहेगा, और यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ भी लगेगा। इस प्रकार 5.233 हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर ये इस 2r की वैल्यू आ गई थी 20, और 5.233 करके 25.2 हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 कि 11 से विभाज्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है कि जो विषम संख्याओं विषम स्थानों पर जो डिजिट्स दी हुई है उनका सम, और उसमें से सम स्थानों पर जो संख्या दी हुई है उनका सम अगर अपन फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं तो या तो वो 0 आना चाहिए, ये 11 आना चाहिए, तो वो 11 से डिवाइड होता है। अब इस केस में क्या करना है कि विषम संख्याओं पे क्या है 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25 आ गया। फिर इसका क्या होता है 7 और 4 11, 11 प्लस k, और 11 प्लस k प्लस 5 तो 16 प्लस k, और इन सब का जब अपन डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने पर हमारे पास में आता है 9, सॉरी इसका डिफरेंस निकालते हैं तो इसका डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 या 11। अगर 0 या 11 आता है, 0 या 11 निकालने के लिए क्या है, अगर आप खुद भी सोचिए कि अगर आप 25 में से 16 माइनस करोगे तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 9 - k, और k की ऐसी कोई सी भी सिंगल डिजिट की वैल्यू नहीं है कि उसको रखने पर हमारे पास में 11 आ जाए। मतलब k का मान अगर अपन 9 रखते हैं तब 0 ज़रूर आ सकता है, तो k का मान होगा हमारे पास में 9। अब क्वेश्चन नंबर 19, यदि a एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित में से कौन sin a/1 + cos a के बराबर होगा। तो इस केस में क्या होता है, इसे भी रेशनलाइज कर लेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 - cos² a की वैल्यू क्या होती है sin² a।
तो इसे हम 1 माइनस cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब ऐसा करोगे आप तो ऊपर आपके पास में साइन ए इंटू वन माइनस कोस ए रह जाएगा और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि होता है साइन स्क्वायर ए। और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ये है पी क्यू और आर, सॉरी ये है त्रिभुज पी क्यू और आर, और इनका जो भी एंगल है इनके समद्विभाजक यहाँ पर जाके मिलते हैं ओ पे। तो क्यू ओ आर की वैल्यू है 160 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है एंगल पी का मान। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एंगल होता है, किसी भी एंगल के सामने वाले जो दोनों एंगल है उनके अगर समद्विभाजक वहाँ पर मिलते हैं तो जिस जगह मिलते हैं उस एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री प्लस 1/2 और एंगल पी की वैल्यू, और इन सब का मान आ रहा है हमारे पास में 160। तो ये 90 इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो p/2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 17 और p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 34 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा। अब है कि क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या होगा कि इस इक्वेशन को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 28 साइन थीटा प्लस 16 कोस थीटा इज इक्वल टू 45 साइन माइनस 10 कोस थीटा। तो साइन थीटा इस साइड आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और 10 कोस थीटा इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 26 कोस थीटा, और इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 17 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 17 साइन थीटा इज इक्वल टू 26 कोस थीटा। इस प्रकार आपके पास में साइन अपॉन कोस की वैल्यू आ जाएगी 26/17, और 26 साइन कोस की वैल्यू है मतलब टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये 26/17। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 26/17 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 26/17 का स्क्वायर माइनस 5, और ये हो जाएगा 676 अपॉन 289 माइनस 5 प्लस 5 अपॉन 676 अपॉन 289 माइनस 5। और इसको सोल्व करेंगे हम तो ये क्या होगा 676 प्लस 5 गुणा 289, तो ये होता है 1445। 280 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो होएगा 1400, और 9 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 45। 1400 और 45 1445। ये सबसे आसान तरीका है सोल्व करने का, मल्टीप्लाई करने का। फिर नीचे आ जाएगा 676 माइनस 1445। जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 21 आपके पास में ऊपर आ जाएगा 21। और जब 676 में से 1445 माइनस करोगे तो 769 आपके पास में नीचे आ जाएगा। लेकिन अब इस बार नीचे 769 माइनस का होगा, तो हमारे पास में आंसर होगा ऑप्शन बी कि 2121/769 माइनस में हमारा आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 22। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है और फिर 34% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत कितनी है। तो इस केस में क्या होता है, हमने देखा हुआ है कि अगर घटाना बढ़ाना हो रेगुलर तो ये होता है फॉर्मूला a + b + a × b/100। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, तो ये होगा 12 + 23 + 12 ×
23/100। तो ये तो हो गया 35 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 276/100, मतलब इसका मान आ जाएगा 2.76। तो 35 और 2 37.76 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं होगा, सॉरी, ये तो होगा कि एक बार बढ़ाने पर 2 बार 12 और 23% की वृद्धि करने पर ये हमारा आंसर आया। लेकिन अब 34% की वृद्धि की जाती है, तो ये क्या होगा 37.76 माइनस 34, फिर माइनस 37.76 गुणा 34/100। इसे जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 3.76 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 34 × 6, तो ये होता है 204, तो 4, फिर 20 शेष रहा हमारे पास में। 34 × 7 होता है 238, और 238 और 20 कितना होता है 258, तो ये आ गया 8। हम फिर हमारे पास में शेष रहा 25, फिर 34 × 7 होता है हमारे पास में 238, 238 और 25 263, फिर ये आ गया 3। अब 26 हमारे पास शेष रहा, और 34 × 3 होता है 102, 102 और 26 कितना होता है 128। अब हमारे पास में दो संख्याओं के बाद यहाँ पर डिजिट थी, तो यहाँ पर डिजिट आएगी, फिर यहाँ पर 100 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से 2 डिजिट यहाँ पर आएगी। अब 3.76 में से जब आप 12.83 निकालोगे तो 9 समथिंग आएगा, मतलब कमी हो रही है, और कमी कितनी हो रही है 9 समथिंग % की। तो यहाँ पूछा है कि निकटतम पूर्णांक लेना है, तो 9% की कमी होगी हमारे पास में, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम ही है, और विक्रय मूल्य भी उसका 25 रुपये प्रति किलोग्राम ही है, लेकिन वह क्या करता है कि 200 ग्राम, प्रत्येक किलोग्राम में से 200 किलोग्राम निकाल कर लाभ कमाने की कोशिश करता है। मतलब वह 200 ग्राम निकाल कर 1 किलोग्राम की जगह किसी भी ग्राहक को 800 ग्राम देता है। अब वो लाभ क्या कमा रहा है, वो नमक बेच रहा है फ्रॉड करके 800 ग्राम, और पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के क्रय मूल्य में। तो अगर वो बचा हुआ 200 ग्राम बेचेगा तो उसका 200 ग्राम के लिए पैसे कितने लेगा 250 ग्राम के। तो इस प्रकार वह बेच तो 1000 ग्राम ही रहा है, लेकिन वह क्रय मूल्य कितने ग्राम का ले रहा है 1250 ग्राम का। मतलब उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया आपके समझने के लिए। और शॉर्ट ट्रिक इतनी सी है कि कभी भी आपको सेम क्रय मूल्य पर अगर कोई सामान बेचा जा रहा है, कम या ज़्यादा पर बेचा जा रहा होगा तब अलग तरीके से सोल्व होगा, लेकिन अगर कोई भी दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान खरीद रहा है और क्रय मूल्य पर ही सामान बेच रहा है, और अगर वह नाप तोल में कमी कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि वह 1000 किलोग्राम के सापेक्ष ही तो वह कम बेचेगा। जो भी बेचेगा, जैसे यहाँ 800 ग्राम बेच रहा है, मान लो वो 750 ग्राम बेच रहा होता, तो आपका प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा ऊपर, और जितने 1000 ग्राम में से वह जितना ग्राम बेच रहा है, मतलब जहाँ जैसे इस क्वेश्चन में 800 ग्राम बेच रहा था तो 800 ग्राम और इंटू 100, यही हमारा परसेंटेज प्रॉफिट होगा। मान लो यहाँ पर ये 750 ग्राम बेच रहा होता, उस केस में क्या होता है 250 ग्राम कम बेच रहा है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 250/250/750 इंटू 100, और ये 10/3% हमारा, सॉरी ये होगा 100, मतलब 100/3 हमारा आंसर हो जाता। तो ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक। अब है क्वेश्चन नंबर 24। एक चोर 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखता है और भागने लगता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा दौड़ रही है, मतलब इसी स्पीड से वह उसे पकड़ेगी। और 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड के लिए इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 15/18 मतलब 5/6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये ज़्यादा दौड़ पा रहा है। और चोर
का डिस्टेंस कितना है 600 मीटर। तो 600 मीटर कवर करने के लिए अपन 5/6 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 720 सेकंड। और 720 सेकंड का मतलब होता है 12 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। अतः पुलिसकर्मी चोर को 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पकड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 25, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 64/3 है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। अभी मैंने आपको पहले भी एक त्रिज्यखंड के परिमाप का फॉर्मूला बताया था कि 2πr θ/360 + 2r का मान होता है किसी भी त्रिज्यखंड का परिमाप, और ये है हमारे पास में 64/3। यहाँ पर पाई की जगह में 22/7 लेना है, तो ये हो जाएगा 22/7। आर का मान है हमारे पास में जो हमें ज्ञात नहीं है। थीटा है हमारे पास में 60 डिग्री, तो 60/360 हो जाएगा 1/6, और प्लस ये हो गया 2r। और जब इसे आप सोल्व करोगे तो 2 से जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 3 बार चला गया, मतलब ऊपर रहेगा 22r और नीचे हो जाएगा 21। तो 22r/21 + 2r हमारा इस त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होगा। और ये जब इसे आप सोल्व करोगे तो इन सबको सोल्व करने पर ये आता है 64/21r। और 64/21r की वैल्यू क्या है 64/3, मतलब आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 64 से 64 कैंसिल हो जाएंगे और 21 उधर जाएगा तो आर का मान आ जाएगा 21/3, तो 21/3 का मान आ जाएगा 7। अगर आर की वैल्यू 7 है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr² 22/7 × 7 × 7 × 60/360, ये हो गया 1/6। और इसे जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 154/6, और 154/6 का मतलब हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 77/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट शिफ्ट के 12 क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।